नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज एंड ट्रेनिंग SOTST पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन अनुवाद एवं रूपांतरण में स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र PGCAR MTT 032 अनुवाद रूपांतरण एवं मुद्रित माध्यम खंड 2 मुद्रित माध्यम एवं रूपांतरण इकाई 4 मुद्रित माध्यम और रूपांतरण 4.0 उद्देश्य। प्रस्तुत इकाई के पाठ के उपरांत अनुवाद अध्ययन के शिक्षार्थी जान सकेंगे कि मुद्रित माध्यमों से क्या तात्पर्य है, मुद्रित माध्यमों की प्रकृति क्या है, मुद्रित माध्यमों में रूपांतरण की क्या आवश्यकता है, विभिन्न मुद्रित माध्यमों में रूपांतरण का क्या स्वरूप होता है तथा मुद्रित माध्यमों में रूपांतरण की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। 4.1 प्रस्तावना। प्रिय शिक्षार्थियों, अब तक आपने रूपांतरण क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है और आवश्यकता कब और क्यों पड़ती है तथा इसकी तकनीक क्या है इत्यादि पक्षों पर गंभीरतापूर्वक विगत इकाइयों में अध्ययन कर लिया है। मीडिया अथवा जनसंचार के विषय में भी आपने चर्चा की होगी। आप जानते हैं कि मीडिया अथवा जनसंचार के विविध रूप व्यापक जनसमूह तक सूचना, मनोरंजन तथा शिक्षा संबंधी सामग्री पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। यह एक महत् उद्यम का प्रकार्य है तथा इसे मीडिया के विभिन्न अंगों द्वारा संपादित किया जाता है, जिनमें मुद्रित माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और नव माध्यम प्रमुख हैं। इनमें मुद्रित माध्यम तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ही प्रमुख रूप से जनसंचार के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। इस इकाई के अध्ययन के दौरान आप मुद्रित माध्यमों की जनसंचार माध्यम के रूप में भूमिका, स्वरूप तथा मुद्रित माध्यमों के विभिन्न अंगों में रूपांतरण की आवश्यकता एवं उपयोग पर चर्चा करेंगे तथा यह जानेंगे कि किस प्रकार इस महत्वपूर्ण जनसंचार माध्यम में रूपांतरण की अहम भूमिका ही नहीं अपितु सामग्री के समुचित एवं यथेष्ट प्रयोजन सिद्धि के भी लिए महत्वपूर्ण है। मुद्रित माध्यमों में रूपांतरण की तकनीकों के विषय में भी चर्चा इस इकाई में की जाएगी। 4.2 रूपांतरण और अनुवाद। अंग्रेजी शब्द एडेप्टेशन का समवर्ती शब्द रूपांतरण अनुवाद के बृहद तात्पर्य में बहुलता से प्रयुक्त होता है। रूपांतरण के संयोग से निर्मित रूपांतरण शब्द की व्युत्पत्ति ही संकेत करती है कि इसके अंतर्गत किसी शब्द अथवा वस्तु विधा के रूप और स्वरूप में अंतरण होता है। साहित्य में इसका सीधा तात्पर्य सर्जनात्मक साहित्य में अनुसृजन अथवा पुनर्नृजन से है, तो वनस्पति शास्त्र में किसी अलग परिस्थिति में भिन्न परिवेश से लाए गए अथवा समूलन विच्छेदित पादप का पुनः नए परिवेश में विकास करना है। एक्लाइमेटाइजेशन, नेचुरलाइजेशन, हैबिचुएशन, फैमिलियराइजेशन जैसे शब्द रूपांतरण के अधिक समानार्थी हैं और विभिन्न परिस्थितियों में सार्थक सिद्ध होते हैं। कॉलिंस कोबिल्ड शब्दकोश हार्पर कॉलिंस के अनुसार रूपांतरण की कुछ रोचक परिभाषा है, जो मुद्रित सामग्री एवं दृश्य माध्यमों पर ठीक ठीक लागू होती है। An adaptation of a book or play is a film or a television program that is based on it. Branagha's screen adaptation of Shakespeare's Henry V. Adaptation is the act of changing something or changing your behavior to make it suitable for a new purpose or situation. Most living creatures are capable of adaptation when compelled to do so. अर्थात रूपांतरण किसी सृजनात्मक कृति, पुस्तक अथवा नाटक का फिल्म रूप हो सकता है और साथ इसका अर्थ समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में किसी नए परिवेश अथवा जीवन शैली में आपने आप को ढालने से भी है। अक्सर मनुष्य दूसरे देश अथवा प्रांत में अपना जीवन तदनुसार अंतरित कर लेता है। इसी तरह अन्य प्राणी भी नए पर्यावरण के अनुकूल ढल जाते हैं। इसी प्रकार वनस्पतियां भी अपने आप को नए परिवेश की हवा, जल तथा मृदा के अनुसार अनुकूलित कर लेती हैं। जहां तक अनुवाद की एक विधा के रूप में रूपांतरण का संदर्भ है, वह स्रोत अथवा मूल सामग्री को लक्ष्य भाषा की समाज संस्कृति के अनुसार अनुकूलित एवं विधा विशेष के स्वरूप के अनुसार अंतरित करने की प्रक्रिया से है।
अनुवाद की एक विधा के रूप में रूपांतरण का प्रयोग लंबे काल से होता आया है तथा वर्तमान काल में जनसंचार माध्यमों के विस्तार तथा आधुनिक समुन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्र के रूप में विकसित होने से इसमें रूपांतरण का दायरा और आयाम बहुत व्यापक हो गए हैं। रूपांतरण एक प्रकार का भौतिक एवं सांस्कृतिक अनुकूलन है जो क्रमिक ढंग से होता है और सर्जनात्मक साहित्य में यह लगभग सभी विधाओं में दिखाई देता है। अनुवाद में अनुसृजन तथा रूपांतरण दो महत्वपूर्ण आयाम हैं और इनमें बहुत ही सूक्ष्म भिन्नता है। मूलतः दोनों ही स्थितियों में पाठ का पुनर्गठन अथवा पुनर्रचना होती है और इसे लक्ष्य भाषा के अनुरूप परिवर्तन कर पात्रों एवं विधागत बदलाव कर अनुकूलित किया जाता है जो संस्कृति सापेक्ष होता है एवं विधा विशेष के उद्देश्यों की आपूर्ति हेतु अपेक्षित गतिविधि है। एक प्रकार से यह अनुवाद ही है, परंतु कुछ मायनों में इसे भिन्न भी माना जाता है क्योंकि सृजनात्मक साहित्य की अपेक्षा प्रशासनिक साहित्य अथवा प्रकार्यात्मक साहित्य में अनुकूलन अथवा रूपांतरण के दौरान अधिक छेड़छाड़ या बहुत कुछ जमाखटाव की संभावना नहीं होती। इस दृष्टि से यह विशिष्ट अनुवाद विधा भी है। कहा जा सकता है कि सीमित संदर्भ में यह एक विशिष्ट विधा रूपांतरण है तथा व्यापक परिप्रेक्ष्य में अनुवाद का ही एक रूप होने से अनुवाद की एक विधा है। आगे आप जनसंचार माध्यमों में रूपांतरण के विशिष्ट और व्यापक प्रयोग के संदर्भ में जानेंगे कि किस तरह मीडिया के क्षेत्रों में रूपांतरण से विभिन्न माध्यमों के लिए सामग्री को अनुकूलित किया जाता है। दृश्य श्रव्य और सिनेमा में विशेष तौर पर इसकी महती भूमिका है, तथापि मुद्रित माध्यमों अर्थात प्रिंट मीडिया में भी इसके अनेकविध प्रयोजन हैं। आइए पहले हम मुद्रित माध्यमों का तात्पर्य तथा उनकी प्रकृति के बारे में जान लेते हैं। 4.3 मुद्रित माध्यम अर्थ आयाम और प्रकृति। मुद्रित माध्यम अर्थात प्रिंट मीडिया से तात्पर्य उस जनसंचार माध्यम से है जिसमें मुद्रण तथा माध्यम का संदर्भ है। प्रिंट वह जो शब्दों और छायाओं को स्याही से कागज अथवा कपड़े पर अंकित कर ब्लॉक अथवा मशीन की सहायता से पुनरुत्पादित किया जाता है। मीडिया शब्द मीडियम का बहुवचन है जिसका अर्थ है मध्य यानी बीच का, मिडिल, जो मुद्रण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण उपगम होता है और इसके अंतर्गत वे सभी आवश्यक उपकरण उपक्रम अंतरप्रक्रिया तथा तकनीकें शामिल होती हैं जिनका उपयोग सूचनाओं को संग्रहित करने तथा प्रसारित करने के लिए किया जा सकता है। मुद्रण माध्यमों की एक बड़ी विशेषता यह है कि इनमें समाहित सूचना का संपादन, संग्रहण और प्रयोग भविष्य में संदर्भ अथवा प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए किया जा सकता है। एक प्रकार से यह सूचना एवं जानकारी का स्थायी स्वरूप है जिसे अपनी सुविधानुसार उपयोग में लाया जा सकता है। हालांकि इनका निर्माण एक निश्चित अवधि अथवा आवृत्ति में अवश्य होता है, तथापि यह आवृत्ति बढ़ाई एवं घटाई जा सकती है। मुद्रण माध्यमों में यह कार्य समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं तथा अन्य सावधिक एवं सामयिक प्रकाशन करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में रेडियो अथवा टेलीविजन अथवा फिल्में प्रकाशन करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक। इस प्रकार हम मुद्रित माध्यमों को उन सभी तकनीकों का समेकित रूप मान सकते हैं जिनका उपयोग प्रिंटेड अर्थात मुद्रित रूप में सूचनाओं के संग्रहण एवं उन्हें व्यापक जन समूह तक प्रसारित करने के लिए किया जाता है, जैसे कि अखबार, पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें, पर्चे, पोस्टर, ब्रोशर, पत्रक सूचना एवं हैंडआउट आदि। डिजिटल युग के आज के परिवेश में यह कल्पना कर पाना सचमुच सिहरन पैदा कर देता है कि मनुष्य हजारों वर्षों तक बिना लिखे अथवा हाथ से लिखे गए पत्रों एवं दस्तावेजों से अपना कार्य संपादित करता रहा है। वास्तव में लेखन के विकास और उसे मुद्रण द्वारा गति मिलने से मानव सभ्यता में एक अभूतपूर्व बदलाव आया है। आज की अत्युन्नत प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी से जो तीव्र गति एवं विविधतापूर्ण मुद्रित सामग्री हमें कुछ ही क्षणों में उपलब्ध हो रही है, वह हमें अवश्य ही आश्चर्यचकित कर देने वाली है। सूचना, शिक्षा तथा मनोरंजन का सार्वभौमीकरण इसी से संभव हुआ है। मुद्रण का इतिहास बड़ा पुराना है और माना जाता है कि मुद्रण का विकास चीन से हुआ।
प्रारंभ में लकड़ी के ब्लॉक से मुद्रण किया जाता था, परंतु इसमें बड़े सुधार हुए तथा विश्व के संपूर्ण समाजों में जो परिवर्तन हुए हैं वे कदाचित इसके बगैर संभव नहीं होते। ब्लॉक प्रिंटिंग से होकर मुद्रण कला गतिशील टाइपिंग से होती हुई 15वीं शताब्दी में गुटेनबर्ग के प्रथम विधिवत प्रकाशन से यह एक विधा के रूप में स्थापित हुई। 19वीं शताब्दी में मुद्रण कला में ऑफसेट प्रिंटिंग तकनीक के आने से इसमें एक अभूतपूर्व सुधार हुआ तथा इसका प्रसार ब्रिटेन, अमेरिका और विश्व के दूसरे भागों में हुआ। अब नक्काशीदार प्रिंटिंग का उपयोग लंबे तथा उच्च किस्म के प्रिंटिंग कार्यों के लिए होने लगा था, जैसे कैलेंडर, पैकेजिंग, कपड़े और वॉलपेपर आदि। डाक टिकटों तथा चमकीले सजावटी सामान और दीवारों को सजाने के लिए भी रंगीन मुद्रण का उपयोग होने लगा था। भारत में भी मुद्रण का प्रचलन 16वीं शताब्दी के मध्य तक होने लगा था और अधिकतर प्रिंटिंग प्रेस समुद्री तटों के आसपास ही स्थापित किए गए, जिनमें प्रारंभिक तौर पर ईसाई धर्म के संदेश तथा प्रसार की सूचनाएं मुद्रित होती थी। 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत में मुद्रण की सुविधा से अनेक सामाजिक और राजनीतिक परिणामों का सूत्रपात हुआ और प्रिंट मीडिया ने स्वाधीनता संग्राम तथा उससे पूर्व भी विचारों के आदान प्रदान एवं जन जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रमुख समाज सुधारकों के सुधारवादी विचार समाज के हर तबके तक पहुंचने से अपनाए अधिकारों के प्रति चेतना आई तथा अब तक स्त्री और हाशिए के समाज को मुखरता मिली। इस दृष्टि से मुद्रण कला का सूचना क्रांति के तंत्र के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। प्रिंट मीडिया आज हमारी अपरिहार्य आवश्यकता बन चुका है। जीवन का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या प्रकार्यात्मक कोई भी क्षेत्र हो, सूचना और जानकारी के संग्रहण तथा प्रसारण में इसकी भूमिका है। प्रातः काल से लेकर दैनिक जीवन व्यवहार का कोई भी क्षेत्र हो, मुद्रित शब्द अथवा माध्यम का किसी न किसी रूप में हम सभी प्रयोग करते हैं। समाचार पत्र हो, जानकारी के प्रपत्र अथवा वाणिज्यिक क्षेत्र के विभिन्न पत्र प्रपत्र या फिर फुर्सत के क्षणों में अपने मनपसंद साहित्य का पठन पाठन, सभी क्षेत्रों में मुद्रित शब्दों की उपस्थिति होती है। यही नहीं, सरकारी व्यवस्था में तो मुद्रित शब्द पर इतनी अधिक निर्भरता है कि कोई भी व्यवस्था अपने सूचना तंत्र और व्यावहारिक दैनंदिन कार्य व्यवस्था में इसके बिना कार्यप्रत नहीं हो सकती है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्था एवं संबंध स्थापना और व्यापारिक गतिविधियों के सफल संस्थापन एवं संचालन में भी मुद्रित शब्द की भूमिका स्वसिद्ध है। भले ही आज ईमेल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे माध्यम लोकप्रिय हो रहे हैं, परंतु आज भी आधिकारिक और दस्तावेज के रूप में मुद्रित शब्द का ही प्रयोग होता है। इस दृष्टि से मुद्रित माध्यमों का महत्व और आयाम आज सार्वकालिक एवं सार्वदेशिक हो गया है। सूचना माध्यमों के रूप में समाचार पत्रों का अति विकसित रूप पाठकों में रोचकता एवं आकर्षण का विषय तो है ही, साथ ही यह अपनी नवोन्मेषता के कारण सूचनाओं को जिन परिप्रेक्ष्यों के साथ व्यापकता से प्रस्तुत करता है वह समाज की आवश्यकता बन चुका है। मुद्रित माध्यमों के रूप में सूचना पोस्टर, हैंडआउट तथा जर्नल आदि भी सूचना के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। जिस आनंद की अनुभूति मनपसंद पत्रिकाएं फुर्सत के क्षणों में मनुष्य को देती हैं, उसका कोई विकल्प नहीं है। एक ओर ये हमें स्वाभाविक तृप्ति देते हैं, वहीं ये सूचना के विविध पक्षों से भी पाठकों को परिचित कराती हैं। इस प्रकार मुद्रित माध्यम हमारी सूचनात्मक, सृजनात्मक, व्यावहारिक तथा दैनंदिन आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण कारक हैं। मुद्रित शब्द की प्रकृति ऐसी है कि यह पढ़ने, संरक्षण तथा पुनः उपयोग के लिए सबसे सरल, सहज एवं मानवीय प्रवृत्ति के अनुकूल उपागम है। इस दृष्टि से मुद्रित माध्यमों की भूमिका सामाजिक और व्यावहारिक जीवन में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इनका संसार जितना व्यापक और विविधतापूर्ण है, उतना कोई और माध्यम नहीं। यही नहीं, मुद्रण तकनीक में हुए चमत्कारिक विकास से आज मुद्रण कला अत्यधिक विकसित हो गई है तथा इसमें ढेरों नित नए प्रयोग हो रहे हैं।
आज सूचना माध्यम के रूप में समाचार पत्र जिस विविधता तथा उच्च तकनीक के कारण आकर्षक रूप में उपलब्ध हैं, उससे समाज का कोई भी वर्ग विलग नहीं है। पत्र पत्रिकाएं जिस विविधता सामग्री तथा प्रस्तुति से निर्मित होती हैं, वह इस क्षेत्र में हुई प्रगति का परिचायक है। दृश्य श्रव्य और सोशल मीडिया के भारी दबाव के बावजूद प्रिंट मीडिया की उपस्थिति आज आश्चर्यचकित कर देने वाली है। आज भी हम सूचना, ज्ञान विज्ञान तथा जानकारी के प्रथम माध्यम के रूप में प्रिंट मीडिया को मानते हैं तथा इसके माध्यम से अपने चिंतन, ज्ञान और उपलब्धियों को संचित करने का प्रयास करते हैं। यदि विश्व भर में 19वीं और 20वीं शताब्दी के बदलावों पर ध्यान दिया जाए तो हम पाएंगे कि अधिकांश परिवर्तनों में सूचना एवं संचार के माध्यम के रूप में मुद्रित माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रिंटिंग में आज अत्युच्च प्रौद्योगिकी के आ जाने से इसमें गति, गुणवत्ता तथा प्रसारण की अभूतपूर्व क्षमता आ गई है। यह सामाजिक और आर्थिक क्रांति का अग्रदूत है और मानव जीवन को सुखमय तथा संतोष देने में अपनी भूमिका का निर्वहन करने में समर्थ है। सचमुच अतीत तो वर्तमान से जोड़ने और भविष्य के लिए संजोने में मुद्रित माध्यमों से श्रेष्ठ कोई अन्य माध्यम नहीं है। 44 मुद्रित माध्यम और रूपांतरण। यह तो सर्वविदित ही है कि अनुवाद एक भाषा अर्थात स्रोत भाषा में कही गई जानकारी अथवा सूचना का समतुल्य लक्षित भाषा में संचार, संवाद अथवा अंतरण है। सूचना के अनंत स्रोत होते हैं तथा असंख्य विविधताएं भाषा की भी होती हैं और समाचारों अथवा मुद्रण माध्यम की तात्कालिकता तो सर्वज्ञात है ही। सूचना संजाल तेजी से विकसित हो रहे हैं तथा तत्काल सूचना वितरण से सूचना का कुछ ही क्षणों में अंबार लग जाता है और संगत तथा सही फॉर्मेट में सूचना प्रस्तुति मीडिया जगत के लिए आसान नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में सूचना अथवा जानकारी को मुद्रित माध्यम की व्यापक विविधता के अनुरूप सार्थक एवं प्रयोजन अनुकूल व्यवस्थित रूप में संप्रेषित करना एक बड़ी चुनौती से कम नहीं। विषयवस्तु की विविधता, सूचना की अपार क्षमता तथा तात्कालिकता के प्रश्न तो सदैव ही मुद्रित माध्यमों अथवा कमोबेश सभी माध्यमों के समक्ष होते हैं, परंतु मुद्रित माध्यमों की आवृत्ति तथा मुद्रण की जटिल प्रक्रिया इस सारी समस्या को और अधिक गंभीर बना देती है। किस सूचना का क्या महत्व है, कितना महत्व है, किसके लिए कितना महत्व है और इसकी प्रासंगिकता कितने समय के लिए है, जैसे अनेक प्रश्न भी साथ होते हैं जो किसी सूचना विशेष की प्रस्तुति की दिशा और मात्रा के अतिरिक्त उसकी स्वीकार्यता को भी निर्धारित करते हैं। यही वह चरण होता है जब अनुवाद और उसके ही एक रूप रूपांतरण की भूमिका प्रारंभ होती है। किसी भी सूचना के प्रारंभिक रूप और स्रोत इतने व्यापक और फैले हुए होते हैं कि उन्हें सीधे सीधे किसी भी समाचार बुलेटिन अथवा अन्य संचार माध्यम में प्रसारित नहीं किया जा सकता है। न केवल उनकी भाषिक संरचना को हो दुरुस्त करने की आवश्यकता होती है, अपितु उनमें भारी संपादन, भाषिक संशोधन, फॉर्मेट और विधागत परिवर्तन भी अपेक्षित होते हैं। मुद्रित माध्यमों में प्रस्तुति के भिन्न भिन्न स्वरूप होने के कारण शीर्षक, लीड और कवर स्टोरी, अंतर्पृष्ठ, विशेष संस्करण तथा संपादकीय, खेल, व्यापार, वाणिज्य और साहित्य एवं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खंड भी होते हैं। किस सूचना का आकार, प्रकार, स्वरूप, प्रधानता अथवा गौणता एवं सामान्य श्याम श्वेत रंग अथवा रंगीन मुद्रण आदि अनंत विचारणीय प्रश्न मूल सूचनाओं की प्राप्ति के साथ ही सुलझाने होते हैं। समाचार एजेंसियां भी अपनी अपनी शैली में समाचार डिस्पैच जारी करती हैं। उनमें से क्या रखा जाना है, कितना और कब तक उपयोगी होगा, इसका भी निर्णय करना होता है। यही नहीं, पत्रिकाओं तथा जर्नलों में तो मूल समाचार अथवा घटनाओं पर शोध, विवेचन तथा अनुवर्ती जानकारी एवं उनके दूरगामी प्रभावों के विश्लेषण तक शामिल किए जाते हैं। सूचना को अत्यधिक समुन्नत विश्लेषकों से संसाधित कर विभिन्न प्रकार के आंकड़े, प्रस्तुति प्रारूप भी रंगीन एवं श्याम श्वेत सरणियों तथा तालिकाओं में प्रक्षित हो हैं। ठीक इसी तरह सूचना पत्रकों,
प्रेस रिलीज आदि के स्वरूप और पेम्फलेट तथा ब्रोशरों को किस प्रकार आकर्षित बनाया जा सकता है, इसके लिए उनका सूचनात्मक सामग्री सहित कायांतरण कर तीखे आकर्षक रंगों एवं वर्ण विन्यास द्वारा रूपांतरित किया जाता है। जाहिर है, इस सारी प्रक्रिया में न केवल सूचना ही अपितु समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं अन्य मुद्रित माध्यमों की प्रस्तुति तथा विधा विशेष की अनिवार्यताओं के अनुरूप रूपांतरण एक मुख्य गतिविधि के रूप में संपन्न होती है। मुद्रित माध्यमों के अंतर्गत अनेक प्रकार के प्रकाशन सम्मिलित हैं तथा प्रत्येक विधा की अपनी अपनी संरचनात्मक एवं प्रस्तुति शैली होती है, अतः उन पर क्रमशः विचार करना संगत होता। 4.5 विभिन्न मुद्रित माध्यमों में रूपांतरण। मुद्रित माध्यमों की प्रकृति पर चर्चा के उपरांत उनकी व्यापकता को देखते हुए उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सामग्री के अनुकूलन की विशाल संभावनाओं पर भी विचार करना उचित होगा। मुद्रण की अवधि, विधा, कलात्मकता, विषय वस्तु की अनुरूपता तथा मुद्रित माध्यमों से अपेक्षित प्रकारों हेतु प्रयुक्त की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सूचना सामग्री आदि के सोद्देश्य निरूपण हेतु मूल सामग्री अथवा सूचना को रूपांतरित कर उसे विधागत संपादन द्वारा अनुकूलित किया जाना अपेक्षित होता है। इस दृष्टि से मुद्रित माध्यमों में रूपांतरण की केंद्रीय भूमिका है। मंच अथवा नाट्य विधा के लिए रूपांतरण लगभग अपरिहार्य है, विशेष रूप से जब विधागत परिवर्तन किया जाना हो, अन्यथा भी लिखित नाटकों का मंचन के समय स्थान एवं परिवेश के अनुसार उनमें अनेक छोटे बड़े परिवर्तन अथवा रूपांतरण किए जाते हैं। यही स्थिति अन्य दृश्य श्रव्य माध्यमों के साथ भी है। टेलीविजन अथवा अन्य दृश्य माध्यमों और रेडियो में कथा कहानी तथा उपन्यास आदि से मंच अथवा दृश्य प्रस्तुतियों के लिए रूपांतरण किए जाते हैं, जिनमें मूल कथा या उपन्यास का संक्षेपण, पात्रों में परिवर्तन, उनकी भूमिकाओं में बदलाव, दृश्यों में कथा के अनुरूप अथवा पात्रों के भाव विचार अनुसार अंतरण जैसे अनेक प्रयोग रूपांतरण के लिए इन प्रस्तुतियों में भरपूर अवसर उत्पन्न करते हैं। मुद्रित माध्यमों की प्रमुख विधाओं यथा समाचार पत्र, पत्रिकाएं, जर्नल, रिपोर्ट, प्रचार सामग्री, पोस्टर, ब्रोशर आदि के अलावा मुद्रित विज्ञापनों के निर्माण में भी रूपांतरण के बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है। यदि कला, शिल्प और चित्रों का वास्तविक समावेशन अगर कहीं संभव है तो वह मुद्रित माध्यमों में है। सामग्री और उसके ग्राहकों अथवा पाठकों के रुचि के अनुसार प्रस्तुति में केवल कौशलपूर्ण संयोजन ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, अपितु रंगों और सूचना तथा चित्रों के सम्मिश्रण एवं वर्ण संयोजना की भी गहरी समझ इस माध्यम को पाठकों के लिए आकर्षक बनती है। परिणामतः व्यापारिक हितों, व्यापारिक उद्देश्यों की भी पूर्ति होती है। मुद्रित माध्यमों पर क्रमवार चर्चा से इनमें रूपांतरण की भूमिका और उपयोगिता आपको और स्पष्ट हो जाएगी। 4.6 समाचार पत्रों के जो रूप आज प्रचलन में हैं, उन्हें प्रारूप, आकार, विषय वस्तु तथा आवधिकता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यह ऐसा प्रकाशन है जिसकी निश्चित आवृत्ति होती है तथा इसमें प्रस्तुत जानकारी लोगों के एक विशिष्ट समूह के लिए प्रासंगिक होती है। कहने का भाव यह कि सभी के सभी समाचार और समाचार पत्र प्रिय तथा उपयोगी नहीं हो सकते हैं। यही कारण है कि देश विदेश में लाखों समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। इसी से यह संचार के प्रमुख साधन के रूप में लोकप्रिय है। इनकी विविधता ही रूपांतरण के लिए अवकाश निर्मित करती है। आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस के कारण समाचार पत्रों में मुलायम कागज, फोटोग्राफी तथा ग्राफिक डिजाइन के अलावा वाणिज्य से संबद्ध तकनीक भी इसमें प्रयोगधर्मिता को सुगमित करती है, जिसमें सामग्री, लेआउट तथा रंग संयोजना से वांछित कलेवर हासिल होता है। उच्च मुद्रण तकनीक भी समाचार पत्रों को और अधिक संगत, संवहनीय तथा पठनीय बनाती है। टेब्लोइड समाचार पत्रों का एक ऐसा ही प्रारूप है जो छोटे आकार में रंगीन छपाई के साथ छोटे बड़े अक्षरों में छपता है। इसमें मुख्य रूप से सनसनीखेज समाचार होते हैं, जिन्हें ग्लैमरस चित्रों अथवा मॉडल्स के साथ प्रस्तुत किया जाता है।
ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम में इस प्रारूप को लाल टैब्लॉयड और कॉम्पैक्ट टैब्लॉयड में भी विभाजित किया गया था। यह उपखंड उस सामग्री के प्रकार का अधिक पालन करता है जिसे अखबार में शामिल किया जाता है। लाल टैब्लॉयड ने अपराध, ज्योतिष और सनसनी के स्तंभों की एक सरल और प्रत्यक्ष भाषा में सनसनीखेज कहानियों पर प्रकाश डाला, जबकि कॉम्पैक्ट वेबलॉयड बड़े प्रारूप के समाचार पत्रों के समान संपादकीय शैली का उपयोग करता है। सामान्य सूचना की जिस अनोखे अंदाज में टैब्लॉयड प्रयोग करते हैं, वह उत्तम रूपांतरण का उदाहरण है। स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सामुदायिक प्रारूप समाचार पत्रों के रूप हैं जो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं वैश्विक जरूरतों के अनुसार सामग्री, आकार, प्रकार तथा संयोजना का निर्माण किया जाता है। समाचार पत्रों के समग्र स्वरूप को देखा जाए तो यह सूचना प्रस्तुति, सामग्री विविधता तथा रंग संयोजना आदि के कारण एक कोलाज प्रतीत होता है, जिसमें पाठकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर अनेक बदलाव किए जाते हैं। समाचार पत्र का शीर्षक सर्वाधिक सृजनशीलता और प्रस्तुति कौशल की मांग करते हैं। समाचारों पत्रों के विशेष संस्करण अथवा फीचर भी सूचना के रूपांतरण तथा अनुकूलन के कारण ही आकर्षक तथा पाठकों के लिए सार्थक सिद्ध होते हैं। इसमें मूल सामग्री का न केवल लक्ष्य भाषा में अंतरण ही होता है, अपितु विधात्मक रूप में यह रूपांतरण का एक मुख्य प्रयोग क्षेत्र भी है। 4.7 पत्रिकाएं। समाचार पत्रों के बाद मुद्रित माध्यमों के रूप में पत्र-पत्रिकाओं का स्थान आता है। इनमें विविध प्रकार की सूचना को उसके पूर्व प्रसंगों के साथ पाठकों की रुचि के अनुसार ढालकर सावधिक अथवा निर्वधिक किसी भी रूप में प्रकाशित किया जाता है। जब आप किसी सैलून में या डॉक्टर के केबिन के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं, तो आपको अक्सर सभी लोगों के लिए टेबल पर कुछ न कुछ पठन सामग्री मिल जाती है। जब आप बाजार के लिए निकलते हैं, तो आपको कई अलग अलग रंग-बिरंगी किताबें दिखाई देती हैं, जिनमें मुलायम कवर बहुत आकर्षक और लुभावने लगते हैं। ये समय समय पर प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक, मासिक या द्वैमासिक अथवा वार्षिक एवं द्विवार्षिक होते हैं और इन्हें पत्रिकाओं के रूप में संदर्भित किया जाता है। पत्रिकाओं के सबसे अच्छे उदाहरण रीडर्स डाइजेस्ट, नेशनल ज्योग्राफिक, टाइम, न्यूज़वीक आदि हैं। कादम्बिनी, सारिका, मुक्ता तथा फेमिना, इंडिया टुडे, गृहशोभा आदि इनके कुछ अन्य उदाहरण हैं, जिनमें से कुछ पत्रिकाएं अब बंद भी हो गई हैं। हर देश में नियमित अंतराल पर प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं में समाचार, विचार, लेख, राय, टिप्पणी, साक्षात्कार, फोटो, घटनाओं आदि को प्रकाशित किया जाता है। पत्रिकाएं हमेशा आम जनता के उद्देश्य से होती हैं और इनमें ऐसी सामग्री होती है जो सामान्य रूप से लोगों को पसंद आती है, और यह न तो बहुत कठिन होती है और न ही तकनीकी रूप से जटिल। पत्रिकाएं लोगों का ध्यान खींचने के लिए रंगीन तस्वीरें लेती हैं। पत्रिकाओं में इस्तेमाल होने वाली शब्दावली को आम लोगों के लिए समझना आसान है। पत्रिका में प्रकाशित लेख दिलचस्प होते हैं, लेकिन किसी क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा नहीं लिखे गए हैं। पाठक की रुचि बनाए रखने के लिए उन्हें छोटा रखा जाता है। एक पत्रिका की एक विशेषता यह है कि इसमें एक विशेष क्षेत्र या विषय के लिए समर्पित होने के साथ यह विशेष और सामान्य भी हैं। इसलिए यदि हमारे पास लोगों की तरह एक पत्रिका है जिसमें राजनीति, फिल्में, मनोरंजन, खेल आदि पर सामग्री है, तो हमारे पास विज्ञान, मनोविज्ञान टुडे भी है, जो लोगों के व्यवहार और सामाजिक संबंधों के लिए समर्पित पत्रिका है। फिल्म की दुनिया के बारे में पत्रिकाएं हैं और खेल के लिए समर्पित पत्रिकाएं भी हैं, यहाँ तक कि गोल्फ या टेनिस जैसे एकल खेल भी हैं। पत्रिकाओं का ही एक प्रकार जर्नल भी है। जर्नल एक शब्द है जो एक विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञों द्वारा लिखित एक आवधिक युक्त लेख को संदर्भित करता है। यह एक प्रकाशन है जिसका उद्देश्य आम जनता नहीं बल्कि विशेषज्ञ और विशिष्ट अध्येता हैं।
जर्नल के अंदर के अधिकांश लेख शोधकर्ताओं द्वारा अनुसंधान के उपरांत विद्वानों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए लिखे गए हैं। लेखों में प्रयुक्त भाषा प्रकृति में तकनीकी होती है, जिसे केवल शोधकर्ताओं द्वारा समझा जाता है। पत्रिकाओं को मूल शोध पत्रों को आगे लाने के लिए जाना जाता है। इस प्रकार की पत्रिकाएं अध्ययन के एक विशेष क्षेत्र जैसे भाषा विज्ञान, लेखन, चिकित्सा, फोटोग्राफी आदि के लिए विशिष्ट हैं। पत्रिकाओं एवं जर्नलों के स्वरूप पर भी यदि गौर किया जाए तो इनमें भी सूचना, जानकारी, मनोरंजन एवं शोध एवं अनुसंधान संबंधी लेखन को पत्रिकाओं अथवा जर्नलों की प्रकृति के अनुसार ढालकर सुरुचिपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। विधागत अनुकूलन के साथ साथ इनमें सामग्री का अनुवाद या रूपांतरण बड़े पैमाने पर होता है। एक ही पत्रिका के विभिन्न भाषाओं में संस्करण भी पाठकों एवं स्थानीयता की दृष्टि से रूपांतरित किए जाते हैं। नमूना के तौर पर रीडर्स डाइजेस्ट का प्रथम पृष्ठ एवं अंदर के 2 पृष्ठ पत्रिकाओं में होने वाले फेरबदल को दर्शाते हैं तथा रूपांतरण की भूमिका को स्थापित करने के लिए पर्याप्त हैं। 4.8 विज्ञापन। मुद्रित माध्यमों में यदि कोई सबसे अधिक सृजनात्मक एवं कलात्मक माध्यम सूचना और वाणिज्यिक हितों को साधने का है तो वह है विज्ञापन। विज्ञापनों में सूचना देने की शैली, भाव, व्यंजना, अनुकृति, उत्कर्ष, आकर्षण तथा वे सभी गुण होने अपेक्षित होते हैं जो पाठकों को सूचना ग्रहण करने अथवा उत्पाद या सेवा के उपयोग और खरीदारी के लिए प्रेरित करते हैं। इन सभी उद्देश्यों की आपूर्ति के लिए न केवल भाषिक आडंबर ही रचा जाता है अपितु उसे रंगीन और मनोहारी मुद्रण कौशल के साथ उत्तम किस्म के कागज को विशेष रूप से मुख्य समाचार पत्र में या अतिरिक्त रूप में जोड़कर अथवा सूचना के साथ सबसे अधिक पढ़े जाने वाले पृष्ठों या सबसे प्रमुख समाचारों के इर्दगिर्द स्थापित कर प्रकाशित किया जाता है। आजकल तो विज्ञापनों के लिए अलग से भी एक खंड मुख्य समाचार पत्र के साथ ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है जो नर्म मुलायम उत्तम किस्म के कागज पर मोहक भाषा तथा मनोहारी रंग संयोजना सहित मुद्रित होता है। भाषाई जादूगिरी देखने लायक होती है। यहाँ भी सूचना को सपाट शैली अथवा ब्याजोक्ति शैली या फिर गद्य को कविता में लय के साथ कोड मिक्स्ड भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्यक्ष है कि इस प्रक्रिया में अनेक स्तरों पर रूपांतरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठंडा कूल इसमें न तो व्याकरण है और न ही वाक्य विन्यासात्मक गुण पर इस पेय विशेष को जब विज्ञापन पर सिने नायक के साथ बोतल सहित प्रस्तुत किया जाता है तो अकस्मात ही भारी गर्मी में शीतल पेय पीने की ललक उठती है। स्टार्ट समथिंग न्यू के साथ जब नई कार और चारों ओर की समतल सड़क के आसपास की हरियाली का दृश्य प्रस्तुत होता है तो भाषा विन्यास में परिवर्तन, व्याकरण का उल्लंघन तथा रंगरूप साज सज्जा के साथ कई प्रयोग किए जाते हैं। पहाड़ में तीखे मोड़ पर अचानक से रुक जाने वाली गाड़ी के टायर डनलप के हैं। इसे शब्दों के एक्शन से देने में बड़ी सृजनात्मकता की जरूरत होती है। ये सभी प्रयोग रूपांतरण की प्रक्रिया की अपेक्षा रखते हैं। विज्ञापनों की प्रकृति ही ऐसी है कि उनके निर्माण में अत्यधिक रचनात्मकता एवं सृजनशीलता की अपेक्षा होती है ताकि उनके प्रयोक्ता अथवा वस्तु या सेवा के प्रयोक्ता की नज़र उन पड़े और वे उन्हें खरीदने अथवा प्रयोग करने के लिए लालायित हों। विज्ञापन का अर्थ किसी वस्तु अथवा सेवा का मूल्य लेकर विशेष रूप से ज्ञापन अथवा प्रकाशन करना। इस दृष्टि से विज्ञापनों में वस्तु को अधिक क्रयशील अथवा लुभावना बनाना अधिक महत्वपूर्ण है। इसके लिए तरह तरह के प्रयोग किए जाते हैं और यदि मुद्रित माध्यमों में रूपांतरण का सर्वाधिक प्रयोजनशील पक्ष कहीं दृग्गोचर होता है तो वह विज्ञापन में ही है। विज्ञापनों में न केवल पाठ का अंतरण अथवा विधा अंतरण ही होता है अपितु उसमें मिक्स्ड कोड, लिप्यंकन के साथ साथ व्याकरण का उल्लंघन, मधुर ध्वनियों की लयात्मक शब्दावली और भाषागत विधागत शैलीगत एवं वस्तु एवं सेवा को अधिक स्पष्टता से प्रस्तुत करने वाले अलंकरणों से युक्त बिंबात्मक भाव विन्यास की रचना की जाती है।
यहाँ यह भी जानना आवश्यक है कि मुद्रित माध्यमों में विज्ञापन न केवल समाचार पत्रों में विज्ञापन न केवल समाचार पत्रों तक ही सीमित है, बल्कि यह सावधिक और निर्वधिक पत्रिकाओं, विशेषांकों, सूचना बैनरों, पोस्टरों तथा दूसरे मुद्रित सूचना एवं समाचार तंत्रों के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यदि सच कहा जाए तो मुद्रित माध्यमों का संचालन विज्ञापनों से होने वाली आय से ही संभव होता है। इसी कारण से समाचार पत्रों, पत्रिकाओं तथा अन्य मुद्रित सूचना माध्यमों में कई बार अनावश्यक पृष्ठ, अतिरिक्त पूरक पृष्ठ एवं पत्रिकाओं में कई पृष्ठ केवल विज्ञापन से ही भरे होते हैं। इसका उद्देश्य मुख्यतः अधिकाधिक राजस्व कमाना होता है। विज्ञापन किसी वस्तु अथवा सेवा या जनमत निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। अतः इनका आकर्षक, सौम्य, शिष्ट, सूचनात्मक, स्मरणीय, प्रवाहमय तथा लक्ष्य वर्ग की भाषा संस्कृति के अनुरूप होना अनिवार्य है। यही रूपांतरण के लिए सबसे अनुकूल प्रयोग भूमि होती है। विज्ञापन के निर्माण में रूपांतरण की बड़ी भूमिका उसकी रूपरेखा के निर्माण, विन्यास, वर्ण संयोजन एवं रंग अथवा चित्रात्मकता की भी होती है, जिसमें पाठ, दृश्य तथा एनिमेशन का भरपूर प्रयोग होता है और सभी में पाठ लेखक, रूपांतरकार, ग्राफिक डिजाइनर, कलाकार जैसे कई सृजनशील कर्मियों के सम्मिलित प्रयास से एक अच्छा विज्ञापन तैयार होता है, जिसे पढ़ और देखकर पाठकों को एक विशेष अनुभूति होती है और वे विज्ञापित वस्तु अथवा सेवा का क्रय अथवा प्रयोग करने के लिए लालायित हो उठते हैं। विज्ञापन किसी भी प्रकार का हो, कमर्शियल अथवा लोक सेवा या फिर स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या फिर विवाह शादी के वर्गीकृत विज्ञापन, सभी में किसी न किसी प्रयोगधर्मिता की गुंजाइश बनी ही रहती है। टेक्स्ट अथवा पाठ की भी विज्ञापन में उतनी ही अहमियत है जितनी कि चित्रों अथवा वस्तु या सेवा की, जैसे कि नई कार, फ्रिज, टेलीविजन सेट या विविध प्रकार की सेवा देने वाली कंपनियां यथा पैकेज एवं मूवर्स, साफ सफाई तथा घरों की मुरम्मत या देखभाल करने वाली कंपनियां आदि। महत्वपूर्ण यह है कि पाठ और चित्रों में तारतम्य हो तथा वे एक दूसरे के पूरक हो। यहाँ नमूना रूप में दिए गए दोनों विज्ञापन अपने अपने भाषागत सौंदर्य तथा वर्ण, विन्यास एवं रंगों के मिश्रण के लिए दो अलग अलग आयाम प्रस्तुत करते हैं, जो रूपांतरण का एक अच्छा उदाहरण है। एक में कार के साथ एक महिला पुरुष प्रसन्न मुद्रा में हैं और केवल कार का ब्रांड नाम है, शेष जानकारी एक दूसरी विंडो में मुख्य चित्र के साथ दी गई है। जबकि दूसरे विज्ञापन में केवल पाठ है, जो जिसमें संस्था का नाम, उसकी विक्रय शैली और सेवा विवरण के साथ प्रचालन विधि को दर्शाता है। हालांकि कोई चित्र नहीं है, तथापि विज्ञापन पाठ सौंदर्य और वर्ण संयोजना तथा सकल विन्यास के कारण आकर्षक है। दोनों में मूल सूचना को भरपूर सृजनात्मकता के साथ रूपांतरित कर विज्ञापन के फॉर्मेट में अंतरित किया गया है। 4.9 अन्य प्रकाशन, रिपोर्ट, प्रेस सामग्री, सूचना पत्र, पेम्फलेट, ब्रोशर आदि समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं के अलावा भी विविध प्रकार के पोस्टर, रिपोर्ट, ब्रोशर, सूचना पत्रक, न्यूज लीफलेट भी बड़ी मात्रा में प्रकाशित होते हैं। ये अधिकतर निर्वधिक ही होते हैं तथा आवश्यकतानुसार भिन्न भिन्न आकार, प्रकार, रंग तथा कागजों पर तैयार किए जाते हैं। इनमें भी मूल पाठ अथवा सूचना पाठ में बड़े फेरबदल किए जाते हैं ताकि उन्हें प्रयोजन विशेष के अनुकूल बनाया जा सके। खास बात यह कि इस सारी ही सामग्री की उपयोगिता इसके संक्षिप्त रूप, सूचनात्मकता, आकर्षक प्रस्तुति तथा रंग एवं विन्यास के उत्तम संयोजन पर निर्भर करती है। न केवल इनके पाठ को विज्ञापित की जाने वाली वस्तु अथवा सेवा के अनुरूप अंतरित किया जाता है, अपितु उसमें बहुत कुछ जोड़ या घटा भी दिया जाता है। सामग्री का रूप, विन्यास टेढ़ा मेढ़ा या अलग अलग फॉन्ट एवं रंगों में अंतरित किया जाता है। भाषा, शैली तथा शब्दावली में व्याकरण के बजाय प्रवाह और सरलता के साथ साथ वस्तु को अधिकाधिक क्रयशील बनाने पर अधिक बल होता है। इस दृष्टि से मुद्रित माध्यमों के इस प्रारूप में भी रूपांतरण की पर्याप्त आवश्यकता अनुभव की जाती है।
इस प्रकार के प्रकाशन लघु अवधि अथवा तात्कालिक प्रयोग के अधिक होते हैं, अतः उन्हें कई बार जल्दी में बनाना होता है और इन सीमाओं के भीतर पाठ लेखन, रूपांतरण एवं चित्रों या ग्राफिक्स के साथ संयोजित करना एक चुनौती भरा कार्य होता है। रिपोर्ट्स आदि में हालांकि प्रस्तुति में सामान्यतः कुछ विशेष नहीं होता, तथापि ये किसी भी संस्थान अथवा निजी कंपनियों या उद्योगों की इमेज बनाने में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। इसीलिए इनके निर्माण में भाषा, शैली तथा ग्राफिक्स और रंगीन चित्रों का प्रयोग होता है, जिसके लिए मूल सूचना अथवा सामग्री के साथ कई प्रकार प्रयोग कर उसे रूपांतरित किया जाता है, अर्थात उसके मुद्रण के विन्यास, शब्द तथा चित्र का सामंजस्य और आकर्षक प्रस्तुति पर बलहिता है। इस प्रकार यहाँ अनुवादक को न केवल एक अच्छा कंटेंट निर्माता अनुवादक ही नहीं अपितु एक अच्छे कलाकार की दृष्टि भी रखनी होती है, जो वस्तु या सेवा अथवा सूचना के उद्देश्य, प्रयोक्ता तथा आर्थिक पक्ष को पहचानकर तत्काल अपने अनुभव एवं ज्ञान के आधार पर रणनीति तैयार करे और तकनीकी कार्यों के संपादन के लिए एक टीम भावना से कार्य कर सके। 4.10 मुद्रित माध्यमों में रूपांतरण की तकनीक। प्रिय शिक्षार्थियों, आपने देखा कि किस प्रकार जनसंचार के मुद्रित माध्यमों में सूचना अथवा जानकारी संबंधी मूल पाठ का विश्लेषण और पुनर्गठन कर लक्ष्य भाषा संस्कृति के अनुरूप एक नए कलेवर में अंतरण होता है। इस प्रक्रिया में कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है, जो इस सारी प्रक्रिया में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में प्रक्रिया सहचर बने रहते हैं। मुद्रित जनसंचार माध्यमों में रूपांतरण की कमोबेश सभी विधाओं में आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मुद्रित माध्यमों में सीमित स्थान होने के साथ साथ उनके प्रकाशन की अवधि एवं आवृत्ति की भी चुनौतियां जुड़ी रहती हैं। अतः रूपांतरण करते समय इन सभी बिंदुओं के अनुरूप ही सामग्री का संक्षेपण, संपादन और पाठ तथा चित्रों या तालिकाओं एवं ग्राफिक्स का संतुलित सम्मिश्रण निर्धारित किया जाता है। अनुकूलन की इस प्रक्रिया में भाषागत एवं शैलीगत बदलाव निश्चित रूप से मुद्रित माध्यमों की प्रकृति तथा पाठक एवं प्रयोक्ता की जरूरतों की पूर्ति करते हैं। अतः भाषा की परिनिष्ठता की अपेक्षा उसमें लोच, सरलता, सहजता एवं लय एवं गति को प्रधानता देते हुए जोड़-तोड़ कर अंतरित किया जाता है। गद्य से पद्यमय एवं बिंब कल्पनात्मक निर्माण भी इस विधांतरण में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जहां समाचार पत्र सावधिक होते हैं और योजनाबद्ध रूप से प्रकाशित होते हैं, वहीं पत्रिकाएं नियमित और अनियमित तथा विज्ञापन यथावश्यकता निर्मित प्रकाशित होते हैं। अतः किसी एक तकनीक के स्थान पर जब जहां तब और तैसे की नीति अपनाई जाती है। मुद्रित जनसंचार माध्यमों की विविधता को देखते हुए भी यही नीति कारगर सिद्ध होती है। समाचार पत्रों के बाल पृष्ठ या विज्ञान अथवा साहित्य पृष्ठों के विन्यास से स्पष्ट होता है कि किस दर्जे का बदलाव और अनुकूलन जरूरी हो जाता है। कहना न होगा कि उसमें सूचना, ज्ञान, उन्मेष, कल्पना की उड़ान के साथ रोचकता और निरंतरता को बनाए रखने के किए अनेक कार्य किए जाते हैं, जो मूल पाठ अथवा सामग्री से कहीं भी भिन्न रूप में हमारे सामने आते हैं। पत्र-पत्रिकाओं की विविधता और व्यापकता से भी इस धारणा को बल मिलता है कि मूल अथवा स्रोत सामग्री के साथ अनेक प्रकार के कलात्मक और भाषागत अनुप्रयोग करना अनिवार्य होता है। इन्हीं से इनके उद्देश्यों की पूर्ति होती है। इस तकनीक में विभिन्न प्रारूपों में संगता तथा संतुलन अति महत्वपूर्ण है। अनुवाद में रूपांतरण की प्रक्रिया तब आरंभ होती है जब स्रोत भाषा के सांस्कृतिक यथार्थ अथवा बिंबों को लक्ष्य भाषा में अंतरित करते समय उपयुक्त पर्याय अथवा स्रोत भाषा के अनुरूप प्रभाव उत्पन्न करने वाले समानार्थी नहीं मिलते हैं। इस स्थिति में रूपांतरण की तकनीक के विभिन्न प्रकार यथा एडिंग, डिलीटिंग, एडिटिंग, नैरेटिंग, कॉन्डेंसिंग, इंटीग्रेटिंग तथा ऑल्टरिंग बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। कमोबेश इन तकनीकों के प्रयोग से मूल पाठ एक नए कलेवर में ढल जाता है, जो कुछ जमा घटाने, संपादन, संक्षेपण, समन्वयन तथा परिवर्तन के परिणामस्वरूप एक स्वतंत्र अथवा मुक्त अनुवाद के रूप में सामने आता है।
यही नहीं, कुछ अनुवाद विज्ञानियों ने इसमें व्याख्या, निदर्शन तथा उदाहरण आदि एक प्रयोग की संस्तुति देकर लक्ष्य पाठ को और अधिक सुग्राह्य बनाकर प्रस्तुत करने की भी राय दी है। सुप्रसिद्ध अनुवाद चिंतक जूली संडर्स अपने लेख एडैप्टेशन एंड एप्रोप्रिएशन में रूपांतरण और अनुकूलन को स्पष्ट करती हैं। एडैप्टेशन सिग्नल्स अ रिलेशनशिप विद एन इन्फॉर्मिंग सोर्स टेक्स्ट और ओरिजिनल। Appropriation frequently affects a more decisive journey away from the informing source into a wholly new cultural product and domain, अर्थात रूपांतरण वास्तव में अपने मूल पाठ से संबंध बनाए रखता है, जबकि अनुकूलन में यह मूल से मुक्त एक नए उत्पाद तथा परिवेश में स्वतंत्र पाठ निर्मित हो जाता है। इस प्रकार रूपांतरण एक ऐसी समग्र प्रक्रिया है जिसमें पाठ एक नई रचनाधर्मिता से निष्पन्न होता हुआ मूल से संबंध स्थापित करते हुए अपने नए परिवेश के लिए अधिक अनुकूल हो जाता है। जनसंचार के मुद्रित माध्यमों में अक्सर समय, आवृत्ति, पर्याप्त स्थान, विविधता, समाज न सांस्कृतिक परिवेश अनुकूलता तथा इन सब के साथ पाठकों की शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि में पाठ को आरोपित कर उसे स्वीकार्य बनाने की चुनौती होती है। अनुवादक अपने अनुवाद कर्म में जब मूल से विचलन, छद्मवेश, शिथिलता, मिथ्यावर्ण तथा नवीनता आदि के आलोक में नए पाठ का सृजन करता है तो वह एक रूपांतरकार का कार्य करता है। रूपांतरण की गतिविधि एक प्रकार से मूल पाठ अथवा सूचना के आधार पर लक्ष्य पाठक के लिए मूल के साथ पूरक सूचना सहित ऐसे पाठ का निर्माण करना है जिसमें आत्मा तो मूल की होती है पर रूपरंग, भाषा शैली तथा साज सज्जा और रूपावली विन्यास ऐसा होता है कि वह मूल की छाया मात्र प्रतीत होता है तथा लक्ष्य भाषा में जनसंचार के माध्यम विशेष की विधानुसार अंतरित हो जाता है। मूलनिष्ठता का निर्वहन केवल मूल की आत्मा की रक्षा तक सीमित हो जाता है, शेष कलेवर समाचारों, पत्रिकाओं, विज्ञापनों तथा अन्य प्रकार की यथावश्यक प्रचार सामग्री के अनुरूप अंतरित निर्मित कर दिया जाता है। 4.11 सारांश। प्रिय शिक्षार्थियों, अब तक की इस इकाई में हुई चर्चा से आप जान चुके होंगे कि रूपांतरण प्रक्रिया एक जटिल और चुनौतीपूर्ण गतिविधि है जिसका जनसंचार के मुद्रित माध्यमों में व्यापक स्तर पर प्रयोग होता है। मुद्रित माध्यमों की प्रकृति तथा उनके विभिन्न रूपों पर भी आपने इस इकाई में जानकारी प्राप्त की। मुद्रित माध्यमों की विविधता और उनके लक्ष्य पाठक वर्ग की आवश्यकतानुसार मूल सूचना अथवा पाठ में बड़े पैमाने पर फेरबदल की अनिवार्यता पर भी ध्यान दिया होगा। मुद्रित माध्यमों में दृश्यश्रव्य माध्यमों की तरह ध्वनि, चित्र समावेशन से दर्शकों को आकर्षित करने की सुविधा नहीं रहती है। तदपि मुद्रित माध्यमों की विविधता, पहुंच, सूचना स्थायित्व, संदर्भ और पठन सहजता एवं उपलब्धता होती है, उसी के अनुरूप इनमें व्यापक पैमाने पर रूपांतरण किया जाता है जिसके लिए अनेक तकनीकों का प्रयोग होता है। आपने देखा होगा कि कई बार पाठ को विस्तार दिया जाता है तो कई स्थानों पर उसे संक्षिप्त कर दिया जाता है और कई गतिविधियां प्रत्यक्ष तो कुछ अप्रत्यक्ष रूप में घटित होती हैं। इस सबके परिणामस्वरूप अनुवादक अथवा रूपांतरकार पाठ को नए कलेवर में प्रस्तुत करने में समर्थ हो पाता है। आप भी जब समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का तुलनात्मक पठन करेंगे तो आपको दोनों की प्रस्तुति, साज सज्जा, रंग, विन्यास और सामग्री संयोजना में कुछ भेद अवश्य दिखाई देगा। ऐसा माध्यम विशेष समाचार पत्र, पत्रिका अथवा विज्ञापन आदि की प्रकृति और आवश्यकता के कारण होता है। विभिन्न मुद्रित माध्यमों में रूपांतरण के आयामों पर भी आपने अध्ययन किया तथा रूपांतरण की कुछ प्रचलित तकनीकों की भी जानकारी प्राप्त की। इस अध्ययन के आलोक में आप यह भी जान गए होंगे कि रूपांतरण कोई एक एकल तकनीक नहीं अपितु विभिन्न रणनीतियों से हासिल होने वाला समुच्चय उत्पाद है। किसी परिप्रेक्ष्य में यह मुक्त अनुवाद जैसा भी प्रतीत होगा। रूपांतरण की इस प्रक्रिया में अनेक रणनीतियां एक साथ काम करती हैं और एक तरह का ऐसा पाठ सम्मिश्रण तैयार करती हैं जो मुद्रित माध्यमों की जनसंचार की भूमिका को निष्पन्न करने में समर्थ होता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।